दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो दोस्तों, पॉलिटी के इस सीरीज़ में हम इसके अगले भाग यानी कि राष्ट्रपति और उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संसद के दो अंग यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम संसद के तीसरे अंग यानी कि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति संसद का तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है, जो मैंने बताया था दोस्तों आपको पिछले वाले वीडियो में। तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। ये भी मैंने पिछले वाले वीडियो में बनाया था, क्योंकि वास्तविक जो ताकत और जो पावर होती है दोस्तों, वो हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, और जो हमारा राष्ट्रपति होता है ये नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान या कार्यपालिका का प्रमुख होता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है दोस्तों। तो मैंने बताया कि वास्तविक जो प्रमुख होता है, वास्तविक जो ताकत होता है, वो किसके हाथ में होता है? वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। अनुच्छेद 12 में उल्लेख मिलता है दोस्तों हमारे राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 12 में जो राष्ट्रपति जो पद है, इसका उल्लेख जो मिलता है वो किस में मिलता है? अनुच्छेद 52 में मिलता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में जो है लिखा हुआ है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो किसमें निहित होगी? वो राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो निहित होगी किसमें? वो राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसको एक दो टाइप का होता है, एक होता है औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष, एक वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष। एक को बोलते हैं ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव, एक को बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। तो जैसे कि कोई भी अगर काम होगा, अगर विदेशी दौरा या कोई भी अगर मतलब मेमोरेंडम या समझौता किसी विदेश के साथ होता है, किसी भी हमारा मतलब फॉरेन अगर कोई भी देश के साथ, मान लीजिए कोई भी देश, जैसे मान लेते हैं अमेरिका के साथ कोई भी व्यापार समझौता, कोई भी व्यापार या समझौता होता है, तो वो किसके नाम से होगा? वो होगा राष्ट्रपति के नाम से। तो ऑफिशियल जो औपचारिक जो कार्यपालिका अध्यक्ष होंगे वो हमारे राष्ट्रपति होंगे, और जो वास्तविक कार्यपालिका जो अध्यक्ष होते हैं, जो वास्तविक में जो जिनके पास पावर होता है, मैंने बताया वो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 54 में मिलता है दोस्तों। इलेक्शन ऑफ जो प्रेसिडेंट है उसका जो प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 54 में मिलता है। निर्वाचन कौन कराता है? तो दोस्तों, निर्वाचन जो करवाता है राष्ट्रपति का, वो निर्वाचन आयोग करवाता है। और निर्वाचन करता कौन है? तो वो निर्वाचक मंडल करते हैं। तो निर्वाचक मंडल में होते कौन कौन हैं? तो निर्वाचक मंडल में हमारे संसद और विधानमंडल दोनों के सदस्य आते हैं। तो संसद के लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं, और विधानमंडल में सिर्फ विधानसभा के लोग जो है हमारे राष्ट्रपति के वोट में अपना योगदान देते हैं। लोकसभा से के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन विधान परिषद के लोग जो है ना, वो हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति का उल्लेख मिलता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति है, इसका प्रावधान जो है किसमें मिलता है? अनुच्छेद 55 में, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कि प्रक्रिया क्या है, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 55 में। दोस्तों, अनुच्छेद 54 में क्या मिलता है? कि राष्ट्रपति का चुनाव हो कौन कौन करेंगे, उनका निर्वाचन कौन कौन करेगा, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 54 में मिलता है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, इसका उल्लेख दोस्तों मिलता है अनुच्छेद 55 में। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति है वो है दोस्तों सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा
मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए टोटल 5 जन खड़े हुए हैं। एक हो गया ABCDE। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि मतलब आएंगे और वोट दे देंगे, हाँ मैं A को वोट दे दूं, मैं B को वोट दे दूं, ऐसा नहीं होता है। आपको एक पद्धति के द्वारा वोट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो है, हम देना वोट चाहते हैं, जिताना चाहते हैं A को, तो हम ए को फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। उसके बाद अगर किसी जो मेरा कोई फेवरेट है वो D है तो इसको 2 पे रखेंगे। उसके बाद मेरा फेवरेट जो है वो ये है तो 3 रखेंगे। तो उसके बाद जो मेरा फेवरेट है वो ये है, C है, उसके बाद ये है। तो इस प्रकार दोस्तों हम रैंक दे करके, ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल जो सिस्टम होता है, इसमें आप किसी एक को पर्सनली वोट ना दे करके आप रैंकिंग देते हैं। अगर 3 जन कोई इलेक्शन में, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रहे हैं तो आप रैंक दीजिएगा। अगर A को 1 रैंक दे रहे हैं, B को 2 और C को 3, ऐसे करके रैंकिंग सिस्टम पे वोटिंग होता है। और इसी को मतलब क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति के कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, जो टेन्यूर है, वो कितने दिन तक राष्ट्रपति रहेगा, इसका जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 56 में मिलता है। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में मिलता है। तो अनुच्छेद 56 में किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद को धारण करेगा, इसका उल्लेख मिलता है, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 57 में क्या मिलता है दोस्तों? पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, मतलब पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होना चाहिए। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप एक बार राष्ट्रपति बन गए तो अब दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। अब दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए आप अपना नाम आगे कर सकते हैं या भाग ले सकते हैं। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो राजेंद्र प्रसाद थे। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। और पुनः निर्वाचन के लिए जो पात्रता है वो अनुच्छेद 57 में उल्लेखित है दोस्तों। चलिए आते हैं अनुच्छेद 58 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या प्रावधान मिलता है कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति पद का जो क्या योग्यता होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए आपको, क्या ऐसा मतलब मापदंड तय किया गया है कि आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसका एक योग्यता तय किया गया है अनुच्छेद 58 के द्वारा। तो पहला वो जो योग्यता है दोस्तों वो है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ये तो होना ही होना है। दूसरा, 35 वर्ष की आयु हो, आप 35 वर्ष के हो चुके हैं तो आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ सकते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य ऐसी पात्रता रखता हो कि वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लाभ के पद पे ना हो, कोई भी ऐसे सरकारी लाभ के पद पे ना हो, ये तो मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। और निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने जरूरी है दोस्तों। निर्वाचक मंडल में अगर निर्वाचन मंडल में आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपके पक्ष में 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 में क्या प्रावधान मिलता है? तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कि राष्ट्रपति पद पे जाने के लिए जो शर्तें हैं वो दिया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 59 में जो प्रावधान है वो 3 प्रावधान है जो हैं कि 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी। आपको एक जमानत राशि इलेक्शन लड़ने से पहले देनी होगी, वो क्या होगा? 15,000 जमानत राशि। दूसरा, आप पागल नहीं हो सकते, आप अगर मेंटली अनस्टेबल हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और तीसरा, दिवालिया ना हो, बैंकरप्ट ना हो, किसी से कर्ज लेकर के डूबे हुए इंसान ना हो, तो उनको दिवालिया ना हो। तो 3 जो है शर्तें हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए होनी ही चाहिए। 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी, आप पागल ना हो या आप दिवालिया भी ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 60 में। तो अनुच्छेद 60 में जो प्रावधान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में भी आता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ओथ बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 60 में। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो अनुच्छेद 60 में क्या उल्लेख मिलता है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वही दिलाते हैं। अगर वो अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश अभी उसमें तत्काल मौजूद हैं वही उनको शपथ दिलाएंगे।
अनुच्छेद 61 में क्या प्रावधान मिलता है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। ये मतलब ये भी क्वेश्चन मतलब आता ही रहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रपति में महाभियोग है, मतलब राष्ट्रपति को हटाने का एक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति कैसे हटेगा उसका एक प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। जब राष्ट्रपति किसी और कब हटा सकते हैं, दो कारण होने चाहिए, महत्वपूर्ण दो कारण होने चाहिए जब आप राष्ट्रपति पे महाभियोग ला सकते हैं। जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए तो उस पर महाभियोग आ सकता है। दूसरा, यदि वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो या संविधान के नियमों को पालन ना कर रहा हो, तब आप राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग ला सकते हैं। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद 61 में मिलता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग तो ला सकते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रक्रिया है, एक नियम है। उसी के तहत आप राष्ट्रपति पे महाभियोग ला सकते हैं। उसमें क्या क्या उल्लेख है, वो 3 प्रक्रिया मैं आपको यहाँ बताऊंगा। वो है, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा, हो सके तो मतलब जो महाभियोग है वो राज्यसभा में से भी आ सकता है और वो लोकसभा से भी आ सकता है। संसद के किसी सदनों में ये महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है, जिस पर सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, महाभियोग लाने से पहले महाभियोग लाने के 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि हम आपके प्रति महाभियोग ला रहे हैं। अगर आप महाभियोग से बचना चाहते हैं तो आप पहले ही इस्तीफा दे दें। और हाँ, महाभियोग 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर एक जो संसद जिस सदन में, मान लीजिए राज्यसभा में वो प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, तो सदन के सदस्य के 1/4 सदस्य, अगर मान लीजिए 243 सदस्य हैं तो 243वां सदस्य के 1/4 भाग सदस्य का हस्ताक्षर उस पर होना चाहिए कि हाँ, हम इतने सदस्य हैं जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लाना चाहते हैं। तो उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी आप महाभियोग की प्रक्रिया आप वहाँ से पारित कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो, उस सदन में 2/3 सदस्य के बहुमत में हो, उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकेगा। हाँ, तो इसमें मैंने बताया कि आप लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी महाभियोग की प्रक्रिया को ला सकते हैं, लेकिन इस पे एक बहुत बड़ा ये है, क्या बोलते हैं, एक कंडीशन रखा गया है कि जिस भी सदन में आप लाते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, उसमें कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 भाग सदस्यों के बहुमत में हो, से पास हो, तभी जाकर के वो दूसरे में पास होगा। और फिर दूसरे हाउस में भी या दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से, वो सदस्य के बहुमत से अगर पास होता है, तभी जाकर राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां। राष्ट्रपति के कुछ अधिकार भी हैं स्पेशल, अगर आप राष्ट्रपति हैं तो कुछ स्पेशल अधिकार भी आपके पास होंगे। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति को एक नियुक्ति मतलब किसी को नियुक्त करने का अधिकार भी दिया गया है। तो इसमें 5 जो है प्रमुख जो नियुक्ति संबंधी अधिकार हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, और जो मंत्रिपरिषद होता है लोकसभा का, उसका भी जो निर्माण होता है प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं, उसका भी नियुक्ति जो होता है वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। और हाँ दोस्तों, भारत के जो कैग होते हैं, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, कैग, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, जिसे हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका भी जो नियुक्ति होता है वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति तो जानते हैं दोस्तों, ये हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। हर स्टेट का जो राज्यपाल होता है उसका जो नियुक्ति होता है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। विधायी संबंधी या कानूनी शक्तियां जो राष्ट्रपति को दी गई है, ये तो नियुक्ति संबंधी हो गई। अब विधायी शक्तियां और कानूनी शक्तियों के ऊपर आते हैं। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा।
तो मैंने पहले भी बताया था आपको दोस्तों कि मान लीजिए जीएसटी का कानून लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है, फिर लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। ये भी जो है जीएसटी, ये भी विधेयक है दोस्तों। ये विधेयक लोकसभा से पास हो गया है, ये राज्यसभा से विधेयक पास हो गया है, लेकिन ये विधेयक कानून तभी बनेगा जब हमारे राष्ट्रपति इस जीएसटी वाले कानून पे हस्ताक्षर कर दें। अगर ये हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो वो विधेयक कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगली बार अगर ये फिर से राष्ट्रपति के पास आता है तो उन्हें हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा और वो विधेयक जो है कानून बन जाएगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति को दोनों सदनों में के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति, सॉरी दोस्तों मैं पहले बताना भूल गया अच्छे से, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून, विधेयक कानून नहीं बनता है। जब तक लोकसभा राज्यसभा से विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर दे तो कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। तो आते हैं दूसरे पॉइंट पे, राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। तो हमारा जो राज्यसभा है और लोकसभा है, दोनों को संयुक्त बैठक करवाने का जो अधिकार है, बुलाने का जो अधिकार है, वो राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति कभी भी दोनों सदनों को एक साथ बुला के बैठक करवा सकता है। तो संयुक्त अधिवेशन का जो अधिकार है वो हमारे राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, लोकसभा का जो भंग करने का अधिकार है ये किसके पास है? ये भी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जब चाहे लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद में विभिन्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। कुछ ऐसे विधेयक हैं जिसको संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति बहुत जरूरी है। जैसे धन विधेयक, मनी बिल लाने से पहले आपको राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक, ये सब विधेयक लाने से पहले आपको राष्ट्रपति से सहमति लेना बहुत ही जरूरी है। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, संचित निधि से पैसे निकाल कर, संचित निधि होता है उससे पैसे निकाल के व्यय करने वाले जो विधेयक आते हैं, इसको लाने, विधेयक लाने से पहले भी आपको राष्ट्रपति से पहले सहमति लेनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, संसद के सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार भी क्या है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। मैंने बोला तो दोस्तों कि राज्यसभा में 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कला, संस्कृति या फिर विज्ञान या फिर समाज सेवा कहीं से बिलोंग करते हों। तो 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति हमारे राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदायों के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे। पहले लोकसभा में टोटल 552 जब सीट था तो राष्ट्रपति जो थे वो 2 आंग्ल भारतीयों को भी मनोनीत कर सकते थे। मतलब जो आंग्ल भारतीय समुदाय जो इंडिया में ना रह के बाहर रहते हैं और उनके कोई बच्चे जो हैं यहाँ, मतलब 2 ऐसा ही कुछ तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान हाँ तो अरे यार सॉरी दोस्तों, मैं कुछ भूल गया, बाद में आइए। हाँ तो पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे। तो संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे। तो जो पहले जो लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियन को मनोनीत करते थे, वो संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत इसे खत्म कर दिया गया। अब जो है टोटल 550 ही, अधिकतम 550 ही सदस्य हैं हमारे लोकसभा में, और जो अभी चुनाव जो होता है 543 पे होता है तत्कालीन। तो आंग्ल इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया किसके तहत? संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत। राजनीतिक शक्तियां, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। तो दोस्तों मैंने बोला कि जैसे कि वास्तविक जो पावर होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है, लेकिन जो ऑफिशियल जो होता है वो पावर किनके पास होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। तो कोई भी अगर काम या संधि किसी देश के साथ होती है तो ये राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। दूसरा है दोस्तों कि राष्ट्रपति विदेश के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं।
तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जितने भी राजदूत हैं, जो हमारे देश के राजदूत हैं, जो दूसरे देश में राजदूत हैं हमारे भारतीय, उसका जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और भारत में जो विदेशों के जो राजदूत भारत में हैं, उनकी नियुक्ति का अनुमोदन भी हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां में सैन्य शक्तियां भी आती हैं, जिसमें बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के किसी भी देश से युद्ध न तो शुरू किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के आप किसी भी देश से युद्ध ना लड़ सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो सैन्य बल का जो सबसे सर्वोच्च शक्ति है, जो तीनों थल सेना, वायु सेना और जल सेना को कंट्रोल करता है, ये कौन करता है? हमारा उसका जो पूरा जो चीफ होता है, सबसे बड़ा विधायी शक्ति जिसके पास होती है वो होती है राष्ट्रपति के पास। उससे नीचे होता है राष्ट्र रक्षा मंत्री, उससे नीचे होता है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS, जो हमारे पहले CDS थे विपिन रावत, जो हाल ही में ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए। और उनसे नीचे आता है 3 जो थल सेना, वायु सेना, जल सेना। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने सैन्य शक्तियां देख ली, अब आगे बढ़ते हैं। और क्षमा दान की शक्ति भी हमारे राष्ट्रपति को मिली है। तो संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को दंड क्षमा कर सकते हैं। मतलब कोई भी अपराधी है जिसका दंड हमारे राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में उसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 72 में क्षमा दान की शक्ति का प्रावधान मिलता है दोस्तों। तो विशेष शक्तियां राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये विशेष शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास है कि जब तक वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब तक वो राष्ट्रपति के पद पे है, राष्ट्रपति को कभी कोई गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा यानी कि क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। आप राष्ट्रपति जब तक अपने पद पे है, आप उस पर फौजदारी मुकदमा या क्रिमिनल केस नहीं चला सकते। आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति को 3 और महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई है। वो है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है पूरे देश में। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अगर वो उसको लगेगा कि किसी राज्य में जो है कानून व्यवस्था सही से नहीं चल रहा है, वो चरमरा गया है, तो राष्ट्रपति किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 356 में मिलता है। वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल अभी हमारे देश में अभी तक लगा नहीं है दोस्तों, लेकिन ये भी शक्ति है राष्ट्रपति के पास कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन या फिर ऐसा कुछ होता है हमारे देश में, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है हमारे देश में, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में मिलता है दोस्तों। राष्ट्रपति से संबंधित पर महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो हमारे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसे मैंने लास्ट में पुट कर दिया है ताकि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति सब जानते हैं दोस्तों कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने, ये भी आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति, जिनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, निर्विरोध जीतने वाले जो थे वो कौन थे दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी, तो वो 2 राष्ट्रपति थे दोस्तों जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। वो पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे थे फरुखुद्दीन अली अहमद। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं। और फिर मैं बोला था कि एक दिन ड्रॉप करके मैं पॉलिटी का वीडियो डालूंगा। अब ज़्यादा दिन नहीं है दोस्तों, इस महीने में लगभग पॉलिटी का सारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं या तो हिस्ट्री और स्टैटिक जीके चलाऊंगा, जिसमें लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और ये जितने भी हमारे जूडो कराटे हमारे देश से, हमारे प्राचीन जो मंदिर हैं, इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके जितने भी होते हैं मैं अगले वीडियो में मतलब अगले स्टार्ट करूँगा इसको ख़त्म करवाने के बाद। और ये जो टॉप 20 सीरीज है, ये हर वीकेंड में 2 मैं ड्रॉप करते रहूँगा, वीडियो अपलोड करते रहूँगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस भी होते रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।